HCF। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इस तरीके से भाग को करना है और जैसे ही भाग खत्म होगा फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो कैसे करना है वो भी सीख लीजिए। प्रश्नावली 1.1 में से एक सवाल पक्का आना है बोर्ड के एग्जाम में, ये बिल्कुल तय है। और पहला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और हमें ये 3 सवाल दे रखे हैं पहले के अंदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। आप अपनी किताब में 2-3 पेज पीछे आइए, यानी कि पेज नंबर 4 पर, और वहां लिखा होगा प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आप यहाँ पर इसकी थ्योरी को पढ़ सकते हैं और कौन से वैज्ञानिक ने इसे कब बनाया वो पढ़ सकते हैं। मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज्मी नाम के एक वैज्ञानिक हुए गणित में, जिन्हें फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है, उन्होंने इसको बनाया। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है और इससे सवालों को कैसे करते हैं, तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, हिंदी में लिखेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या फिर आप इसका एक और नाम याद रख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये होती क्या है, इसका बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है और बाकी सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है वो आप स्क्रीन पर देखिए। A = BQ + R, जहां पर 0 के बराबर है या बड़ी है R की वैल्यू और R से भी बड़ी है B की वैल्यू। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और आप प्रश्नावली 1.1 के हर सवाल को कर लोगे बहुत ही आसानी से। इस बात को मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं। अब ये A, B, Q, R है क्या और इसको कैसे प्रूव करेंगे फॉर्मूले को, वो सीखते हैं। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं भाग का। हमें 5 का भाग 32 में करना है, तो हम जैसे बेसिक क्लासों में करते हैं वैसे ही करेंगे। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 32 से ज्यादा ना जाए, तो 5 छिक्के 30, 6 बार जाएगा, यहां लिख देंगे और 30 को यहां लिखेंगे। अब घटाएंगे तो 2 शेषफल बच जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो 6 निकल कर आया है इसे Q कहेंगे, और ये जो 32 है इसे A कहेंगे, और ये जो शेष बचा है 2 या फिर कुछ भी बचता उसे R कहेंगे, और ये जो 5 है जिससे हमने भाग दिया है इसे कहेंगे B। अब A, B, Q, R इनके नाम क्या है उसे समझते हैं। A यानी कि डिविडेंड, जिसे हिंदी में भाज्य कहते हैं, और ये वो संख्या होती है जिसमें हम भाग करते हैं। B डिवीजर यानी कि भाजक, ये वो संख्या होती है जिससे भाग देते हैं। Q कोशेंट भागफल, ये वो संख्या होती है जो भाग देने के बाद साइड में निकल कर आती है, जो अभी आपने यहाँ पर देखी थी। उसके बाद में R रिमाइंडर शेषफल, ये वो संख्या होती है जो शेष बचता है। अब हमें इस फॉर्मूले को रखना है और इन संख्याओं को बराबर प्रूव करना है, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है। जैसे आप इसी उदाहरण से समझो, हमारे पास फॉर्मूला होता है A = BQ + R। तो हमारे पास A है यहाँ पर 32, वो हमने यहाँ लिखा, बराबर B कितना है हमारे पास 5, जिससे हमने भाग दिया है। उसके बाद में Q कितना है हमारे पास 6 प्लस R कितना हमारे पास 2। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे, 32 ऐसे ही रहेगा, 5 छिक्के 30 प्लस 2 ऐसे ही, 32 बराबर में 32। इस तरीके से प्रूव करना ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है सवालों में, HCF। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इस तरीके से भाग को करना है और जैसे ही भाग खत्म होगा फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो कैसे करना है वो भी सीख लीजिए। अब जैसे ये पहला सवाल देखिए आप, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और पहला सवाल है I यानी कि 35 और 225। हम इस सवाल को लिख लेते हैं। 135 और 225 का HCF ये हमें निकालना है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। छोटा नंबर है 135, तो उसे आप कुछ इस तरीके से लिख दीजिए। उसके बाद में भाग का निशान बनाइए कुछ इस तरीके से, और जो बड़ा नंबर है उसको यहाँ लिख दीजिए 225 को। अब सिंपली आप भाग करिए, तो हम भाग जैसे बेसिक क्लासों में करते हुए आए हैं वैसे ही करेंगे। 135 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 225
135 से ज्यादा ना जाए, तो हम एक बार पढ़ेंगे और 135 हमारे पास इस तरीके से बच जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, इधर दे देंगे ढाई हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा। अब इसमें टेबल जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पर एक ऐसा निशान बना लेंगे जैसे कि ऊपर बना हुआ है। ये तब करना है जब शेषफल आ जाए और यहाँ कोई संख्या होना और यहाँ पर भाग न जाए। अब जिससे भाग हमने दिया था उसको यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस तरीके से, और इस वाली लाइन को ना मार्क कर लेंगे। तो मैं स्टार बना देता हूं पहचान के लिए, आपको याद रखना है। अब 90 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 135 से ज्यादा ना जाए, तो एक बार जाएगा और 90 हमारे पास यहाँ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे तो 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा और एक ढाई दे देंगे, 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा। अब क्या करना है कि अब 90 का पहाड़ा 45 में तो जाएगा नहीं और यहाँ भी कुछ संख्या बची नहीं है, तो फिर से अब ऐसी ही एक डिजाइन दोबारा से बना लेंगे जैसे पहले बनाई थी और 90 को यहाँ लिखेंगे। अब ये दूसरा स्टेप कर रहे हैं तो मैं यहाँ स्टार बना लेता हूँ अपनी पहचान के लिए। ये स्टार बना लोगे ना तो सहूलियत हो जाएगी सवाल करने में। अब 45 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 90 से ज्यादा ना जाए, तो 2 बार जाएगा और 45 दूनी 90 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब आप देखिए कोई भी संख्या यहाँ बची नहीं, शेषफल हमारे पास क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो हम इस तरीके से लिख देंगे। अभी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ है, हमने सिर्फ भाग किया है, लेकिन अभी एक चीज करना बाकी है, वो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तब आपको सिखाता हूं। अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना है कि जब शेषफल 0 आ जाए तो लिखेंगे दूसरी ही साइड पर या नीचे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a = bq + r से, जहां पर 0 से बड़ी या बराबर है r की वैल्यू पर उससे भी बड़ी है b की वैल्यू। ये हमें लिखना होगा हर बार सवाल में। अब यहाँ पर लिखेंगे चरण 1, क्योंकि ये सवाल हमारे क्या स्टेप में हुआ है। आप देखिए 1, 2 और यहाँ पर ये तीसरा स्टेप, 3 स्टेप हुए हैं, इसलिए मैंने स्टार बनाए थे, आपको समझ में रखना है। तो चरण 1 में लिखेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे a = bq + r। तो यहाँ पर a कौन सा है, a यहाँ पर है 225। आप ध्यान से देखिए ये है 225, a पहले बताया है मैंने, बराबर लगाएंगे। b कितना है हमारे पास, b है 135 जिससे भाग दे रहे हैं, गुणा लगाएंगे। q कितना है अपने पास 1 प्लस r कितना आया था सर 90, तो यहाँ पर लिखेंगे 90। हमें ये तब तक लिखना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर शेषफल कितना आया है, मैं लिखता हूँ शेषफल 90 आया है जो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम फिर अगला स्टेप फिर से लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चरण 2, और चरण 2 में फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर अब वैल्यू बदल चुकी है। चरण 2 ये बनाए तो यहाँ पर a हमारा 135 होगा, तो 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस r कितना आया है हमारा दूसरे स्टेप में 45, तो यहाँ पर 45 लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर से शेषफल 45 नॉट इक्वल टू 0 आया, यानी कि जो शेषफल है हमारा ये 45 वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमें फिर से अगला स्टेप दोहराना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चरण 3 और वही वैल्यू डालेंगे जो तीसरा स्टेप है। तो तीसरा स्टेप ये है, यानी कि 90 हमारा a है, तो 90 बराबर 45 गुणा 2 और शेषफल हमारा कितना आया था 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तीसरे स्टेप में कि शेषफल 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ चुका है। जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो वही छोड़ देंगे, और हमें बस हर बार यही स्टेप को रिपीट करना है। इन सवालों में पहला भाग देना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, करते चले जाना है इसको इसी की तरह, बिल्कुल जैसे मैंने किया है। और दूसरे स्टेप में क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख के और ये फॉर्मूला लगा के और चरण को प्रूव कर दिखाना है जब तक कि 0 ना आ जाए। सिंपल है, इसीलिए मैंने स्टार बनाए हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। अब सवाल यह है कि अपना HCF यानी कि मासा महत्तम समापवर्तक कौन सा है, तो सिंपल लिख देंगे HCF बराबर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो शेषफल 0 आया है ये किसकी मदद से बना है, 45 से। क्यों, क्योंकि 45 का भाग जब 90 में करेंगे तब ही तो 0 बनेगा, क्योंकि 45 दूनी 90। तो जिससे भी वैल्यू 0 आती है वो ही हमारा मासा होता है। तो हमारा मासा क्या निकला 45।
45 और हम इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे। पर आपकी समझ में तो आ चुका है कि मासा इस तरीके से निकालना, लेकिन ये प्रूव जरूर करना है हर सवाल में। दोनों चीजें आपको प्रूव करनी होंगी, तभी कोई भी टीचर आपको अच्छे से पूरे मार्क्स देंगे, वरना नहीं देंगे। अगर एक करिए आए तो डिवीजन कर करोगे तो सहूलियत हो जाएगी, और डायरेक्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय का करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी और आप भूल जाओगे। इसलिए आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। अब पहला सवाल तो कर लिया, अब बचे हैं ये दोनों 196 और 38,220, और तीसरा सवाल है 867 और 255। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 196, उसे कुछ इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद फिर चेक करेंगे कि बड़ी कौन सी है, 38,220, उसको इस तरीके से लिख देंगे। ऐसे लाइन खींचेंगे जैसे कि हम छोटी क्लासों में भाग करते हैं, बिल्कुल वही रूल अपनाना है। अब 196 का पहाड़ा पढ़ना है इन तीन संख्याओं में, क्योंकि ये भी 3 है और ये भी 3 है। 196 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा और 196 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। और अब घटाएंगे तो 2 में से 6 नहीं जाएगा, एक धाई दे देंगे, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा। यहाँ पर एक धाई दे देंगे, यहाँ बचेगा 7, और एक इधर से धाई दे देंगे, हो जाएगा 17 में से 9 गए तो 8 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। अब 196 बड़ा है और 186 छोटा, इसलिए 196 का पहाड़ा इसमें जाएगा नहीं, तो एक और संख्या को उतार लेंगे जो दे रखी है हमें 2। अब 1062 हो चुका है, तो 196 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 1062 से ज्यादा ना जाए, चाहे कम रह जाए। तो 9 बार पढ़ते हैं, तो 9 छिंग 54 का 4 हासिल के लिए 5, उसके बाद 9 ने 81 और 5 86 हासिल के लिए 8, 9 एकम 9 और 8 17। बिल्कुल अच्छे तरीके से पहाड़ा कंप्लीट जा रहा है इसमें। अब इधर से एक धाई दे देंगे, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, इधर एक धाई दे देंगे, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 7 गया 0, 1 में से गया 0, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। 196 का पहाड़ा 98 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि जो 0 दिख रहा है हमें उसको उतारेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 0। अब 196 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 980 से ज्यादा ना जाए, चाहे कम रह जाए, तो लगभग 5 बार पढ़ते हैं। 5 6 30 हासिल के लिए 3, 5 निम 45 और 3 48 हासिल के लिए 4, 5 एकम 5 और 4 9। तो देखिए पूरी तरीके से कंप्लीट पहाड़ा जा चुका है, और यहाँ बचेगा हमारे पास शेषफल 0। तो हम इस तरीके से लिख देंगे। अभी हमारा काम सिर्फ भाग का हुआ है, लेकिन हमसे एक चीज पूछी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A = BQ + R, जहां 0 से बड़ी या बराबर है R की वैल्यू और B उनसे भी बड़ा है। इसकी मदद से हमें अभी प्रूव और करना है कि हमारा HCF कितना निकला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे चरण 1 कुछ इस तरीके से। अब चरण 1 कहाँ है इसमें चेक करते हैं। तो जब हमने इससे पहाड़ा पढ़ना शुरू किया तो यहाँ पर ही पहले स्टेप में ये 0 बन गया। हमें बार बार पिछले 1 के आई सवाल की तरह चेक नहीं करना पड़ रहा है 3 स्टेप में। अगर पहले स्टेप में 0 बन गया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली लिखेंगे ए क्या है यहाँ पर 38,220 बराबर बी कितना है अपने पास 196 गुणा क्यू कितना है अपने पास 195 और आर कितना है अपने पास 0। तो यहीं पर लिख देंगे कि भैया शेषफल 0 = 0। जैसे ही हमारा शेषफल 0 आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वहीं पर खत्म कर देते हैं, चाहे वो चरण 1 हो, चरण 2 हो या चरण 8 हो। जितनी भी स्टेप में होगा उसको हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन ये पहले स्टेप में हो गया तो हमने यहीं पर लिख दिया कि भैया शेषफल = 0 है। अगर 0 नहीं होता तो फिर से दोबारा लिखते, फिर दोबारा लिखते। वो सब हमारे पास एक काम बचा है, वो लिखना है हमें कि HCF बराबर ये जो 0 शेषफल आया है ये किसकी मदद से बना है 196 का ही तो पहाड़ा पढ़ा था हमने 38,220 में, तो एक ही बार में 0 बन गया। तो हम लिख देंगे कि HCF 196 होगा। बस हमें इतना सा काम करना है और टीचर चेक करेंगे और हमें पूरे नंबर दे देंगे। और एक सवाल इस प्रश्नावली में से पक्का आने वाला है, तो आपकी समझ में आ चुका होगा। प्रश्नावली 1.1 में पहले सवाल का ये लास्ट बचा है तीसरा 867 और 255 का। देखिए ये वाला सवाल भी बिल्कुल पहले की तरह है, जैसे हमने आई वाला सवाल किया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये सवाल होगा। सबसे पहले हमें चेक करना है कि इन दोनों में संख्या सबसे छोटी कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 255, उसके बाद में बड़ी कौन सी है 867। कुछ इस तरीके से लिखेंगे और फिर ऐसे डिजाइन बना देंगे जैसे कि हम बेसिक क्लासों में भाग करते हैं। अब 255 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 867 से ज्यादा ना जाए, तो हम लगभग 3 बार पढ़ते हैं। 3 पंजे 15 हासिल के लिए 1, 3
पंजे 15 और एक 16 हासिल के लिए 1, 3 दूनी 6 और 1 7, टोटल बार जाएगा 765। अब 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, 0 और 1 बच जाएगा, यानी कि 102 बचेगा। अब 255 बड़ा है और 102 छोटा, तो पहाड़ा भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से डिजाइन बना देंगे और जो 255 ऊपर लिखा है वो यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर एक स्टार बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है, जो हमारे SCF को निकालने में काफी मदद करेगा और आप बना सकते हैं पहचान के लिए, कोई गलती नहीं है। अब 102 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 255 से ज्यादा ना जाए, तो लगभग कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 दूनी 4, 0 का 0 आ जाएगा और 2 एकम 2, 204 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 5। अब 51 आया है, 51 आने के बाद में अब आगे कोई संख्या बची नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इस तरीके से फिर से डिजाइन बना लेंगे और यहाँ लिखेंगे 102 को। अब यहाँ पर इस वाले स्टेप को मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये दूसरा स्टेप है, क्योंकि शेषफल बचा है और पहाड़ा जा नहीं सकता, तो यहीं पर मार्क करेंगे। अब 51 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 102 से ज्यादा न जाए, तो 2 बार जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब हम इसको घटाएंगे तो 0 शेष बच जाएगा अपने पास। अब आधा काम कंप्लीट हो चुका है, अब बच रहा है एक काम, मैं वो आपको हाईलाइट कर दिखा देता हूं, क्योंकि वो समझना जरूरी है। लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होती है वो, a = BQ + R, जहां पर 0 से बड़ी या बराबर है R की वैल्यू, उससे भी बड़ी है B की वैल्यू। ये हमें हर बार लिखना है। अब देखिए इसमें ना कितने चरण हुए हैं, 3 चरण हुए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे चरण 1। अब चरण 1 यहीं तक है, तो यहाँ पर देखिए A कौन सी संख्या है, 867, 867 बराबर लगाएंगे, B कौन सी संख्या है, 255, गुणा करेंगे 3 में और प्लस करेंगे 102 को। अब यहाँ पर शेषफल जो निकल कर आया है हमारे पास, शेषफल 102 है, क्योंकि यही तो शेष बचा था, तो 102 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 के बराबर नहीं आया। और इस प्रोसेस को हम कब तक रिपीट करते हैं, जब तक कि ये शेषफल 102 की जगह 0 ना आ जाए। तो फिर हम यहाँ पर दोबारा से लिखेंगे चरण 2। अब चरण 2 में क्या करना है हमें कि इस वाले स्टेप में आना है, तो अब इस वाले स्टेप में 255 जो है वो हमारा A है और B है 102 गुणा Q हमारे पास 2 है और R है हमारे पास 51। तो यहाँ पर फिर से शेषफल 51 नॉट इक्वल टू 0 आया है। ये जो शेषफल है 51 ये अभी 0 नहीं हुआ, तो फिर से अगला स्टेप दोहराएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे चरण 3 और अब की बार इस चरण 3 में देखेंगे तो 102 हमारा A है, B हमारा 51 है और Q 2 है और R हमारे पास 0 मिला है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भैया ये जो शेषफल हमने निकाला है वो इक्वल टू आ चुका है 0 के। तो जैसे ही 0 के इक्वल टू आ जाता है, समझ लो आपका काम यहीं पर खत्म हो चुका है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ एक चीज लिखनी है, वो ये कि SCF बराबर, अब आपको चेक करना है कि ये जो 0 बना है किसकी मदद से बना है। तो आप ध्यान से देखिए 51 से, क्योंकि हमने 51 का भाग 102 में दिया तभी तो 0 बना, तो जिससे भी 0 बनता है वो हमारा मासा होता है। तो 255 और 867 का मासा 51 होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, HCF 255, 867 बराबर में 51। इस तरीके से भी आप इस आंसर को लिख सकते हो। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल है, क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब इस सवाल को कैसे करना है वो सभी राज इसी सवाल के अंदर छिपा हुआ है। सवाल में ना आपको 3 चीजों का समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको हल कर पाओगे। सबसे पहली धनात्मक, दूसरी विषम, तीसरी पूर्णांक। अगर आपकी समझ में ये आ गया तो फिर सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा। आप ये तो जानते ही हैं कि A = BQ + R, ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। तो सबसे पहला शब्द है धनात्मक। अब धनात्मक का मतलब है पॉजिटिव, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जो प्लस में हो उसको धनात्मक कहेंगे। विषम का मतलब क्या है वो समझ लो। विषम का मतलब होता है ऑड, 1 3 5 7 9 11, इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं उसे विषम कहते हैं। उसके बाद में पूर्णांक, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। पूर्णांक क्या होते हैं, ऐसी संख्या जो प्लस माइनस में होती है, जैसे +1 -2 +3 +6, इस टाइप के जो नंबर होते हैं, या सिर्फ 7 जिनके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता वो पूर्णांक ही होते हैं। इसमें दिख रहा है प्लस का चिन्ह, इसमें नहीं दिख रहा। ये 3 चीज आपको समझना बहुत जरूरी था। अब ऐसे ही
एक और होगा ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव, जिसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाता है वो ऋणात्मक बन जाती है। ये कुछ जानकारी आपको होना जरूरी है। सवाल हमसे कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। q कोई एक धनात्मक पूर्णांक है तो हम हल लिखेंगे और हल में एक चीज लिख लेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6 है। अब ये 6 कैसे आया, क्योंकि मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था a = bq+r, तो ये b है तो हमें क्या दे रखा है 6q+1 6q+3 इस टाइप से दे रखा है। तो ये 6 क्या हो गया b, तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि b हमारा 6 है। इन सवालों में ना हमें हिंदी ज्यादा लिखनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जैसे हमने इतना लिख लिया, उसके बाद हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आपको पता है क्या होती है, a = bq+r, जहां 0 के बराबर या बड़ी है r की वैल्यू और उससे भी बड़ी दे रखी है वैल्यू 6 और q हमारा 0 के बराबर है या उससे बड़ा है। उसके बाद में हमने ये फॉर्मूला लिखा। अब r बराबर कितनी वैल्यू आ सकती है, आप इस सवाल में देखिए इसने क्या कहा है कि 6q+5 के रूप का होता है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये r होती है। तो r हमारा 5 है तो हमने यही लिखा है r बराबर 0 1 2 3 4 5 a = 6q+r में रखने पर, क्योंकि b की वैल्यू हमें पहले से दे रखी है 6 है, तो अब हम ना इस फॉर्मूले में रखेंगे, r की जगह 0 रखेंगे तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी तो बचेगा 6q। तो हमने यहां पर लिख दिया है a बराबर 6q। अब 6q एक सम संख्या है जो 6 से विभाज्य है, 6 से कट जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगला नंबर हमसे क्या दे रखा था 6q+1, तो हम ना r बराबर 1 रखेंगे, तो r की जगह पर 1 रख देंगे तो 6q+1 जो एक विषम संख्या बनेगी और 2 से विभाज्य नहीं है, यानी कि ये 2 से नहीं कटेगी। अब ये 6 और 2 का क्या मैटर है वो समझ लो। सवाल कहता है कि 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए वैल्यू, तो अगर हमने यहाँ पर 0 रख दिया तो ये वैल्यू 0 ही हो जाएगी, लेकिन अगर हमने 1 रखेंगे तो 6 आएगा। अब 6 6 से भी डिवाइडेड होता है और 2 से भी, तो यहाँ पर 6 भी लिख सकते हैं या फिर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद में अगले में क्या करना है 1 रखना है, सिर्फ और सिर्फ a = bq+r आपको पता होना चाहिए। तो r की जगह 1 रखेंगे तो 6q+1 अब अगर हम यहाँ पर q की जगह 0 रखते हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब 1 है जो कि 2 से कटेगा नहीं और विषम है, तो इसलिए हमने लिखा जो विषम है और 2 से विभाज्य नहीं है। अगर यहाँ पर 1 रखता तो 6 का गुणा 1 में करता तो 6 मिलता और 1 जोड़ता तो 7 हो जाता, तो 7 भी 2 से नहीं कटेगा, इसीलिए हमें 2 लिखना होगा। यहाँ पर 2 से विभाज्य और विषम है। अगली बार क्या करेंगे 2 रखेंगे तो 6q+2। अब अगर हम q की जगह 0 रखते हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा 2 2 से कट जाता है, तो ये सम है और 2 से विभाज्य है। विभाज्य है या भाज्य है। अगली बार में 6q+3 r बराबर 3 रखेंगे, तो अब ये क्या है, ये है विषम, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये विषम है और 2 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद में अगली बार रखेंगे 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 6q+4, ये 2 से विभाज्य है और सम है। बस इस तरीके से हमें लिखना है। अब अगले स्टेप में क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो जैसे ही r की जगह 5 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी a बराबर 6q+5 जो विषम है और 2 से विभाज्य नहीं है, यानी कि कटेगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने q की जगह 0 रख दिया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 5 2 से कटेगा नहीं बिना पॉइंट के, तो इसलिए ये विभाज्य हो जाएगी। अर्थात क्या वैल्यू मिली हमें a बराबर 6q 6q+2 6q+4 ये सम धन पूर्णांक है, क्योंकि ये सारी संख्याएं प्लस में है तो धन पूर्णांक लिख देंगे हम। पूर्णांक वो नंबर होते हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे। और a बराबर 6q+1 6q+3 6q+5 ये विषम धन पूर्णांक है। बस इस सवाल में ज्यादा कुछ नहीं करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र लगाना है और जो वैल्यू दे रखी है वो रखनी है हमें, यानी कि b की तो पहले से दे रखी थी 6, तो हमने 6 इसलिए लिखा है यहाँ पर, और q हमारी जो भी वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी, और r हमारे पास कितना है 0 से लेकर
5 तक, क्योंकि 6 से तो छोटा रहने वाला है। ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको अभी दिखाया था कि r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर रहेगी पर b से छोटी रहेगी। b कितना 6, तो r की वैल्यू कितनी रहने वाली है 5। तो बस 5 तक उस फॉर्मूले को प्रूव कर देना है और लिख देना है कि ये संख्या भाज्य है या विभाज्य है और अपना आंसर। प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल है। इस सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि सारा राज इसी सवाल में छिपा हुआ है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अच्छा, इस सवाल का मतलब सिंपल है। जैसे आप अपनी क्लास में 10th में तो आपके स्कूल में प्रार्थना बुलती होगी, तो जब प्रार्थना बुलते समय स्टूडेंटों की लाइनें लगा ली जाती हैं एक स्तंभ की तरीके से, और इसमें ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली आपको क्वेश्चन कराता हूं, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूज कर रहा है ये स्टूडेंटों को, और सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। तो सबसे पहले लिखेंगे पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी दे रखी थी 616, जवान हो या सदस्य हो वो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी दे रखी थी 32। अब आपको एक चेक करना है इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या है 32, उसे कुछ इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद में इस तरीके से डिजाइन बनानी है और 616 को इस डिजाइन के अंदर लिख देना है जैसे बिल्कुल आप बेसिक क्लासों में भाग करते हुए आए हो उसी तरीके से। अब 32 का भाग करना है 616 में, तो एक बार जाएगा क्योंकि 32 दूनी 64 होता है, तो एक बार चला जाएगा 32 एकम 32। अब हम इसको घटाएंगे तो 6 में से एक ढाई इधर दे देंगे तो 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, 5 में से 3 गए तो 2, यानी कि 29 बच गया। अब 32 का पहाड़ा 29 में जाएगा नहीं तो हम यहाँ पर उतार लेंगे इस 6 को। बिल्कुल सेम है। अब 32 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 296 से ज्यादा ना जाए, तो हम पढ़ते हैं लगभग 9 बार। 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 9 दूनी 18 हासिल के लिए 1, 9 × 27 और 1 28, 288 आ गया। अब घटाएंगे तो एक ढाई दे देंगे 16, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, तो 8 इस तरीके से लिख देंगे। 8 में से 8 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा 0, तो वो नहीं लिखेंगे। अब 32 का पहाड़ा 8 में जा नहीं सकता और यहाँ पर भी कोई संख्या है नहीं, तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिजाइन बना देंगे और मैं 8 को थोड़ा साफ तरीके से लिख देता हूँ। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 32 को जिससे हमने पहले भाग दिया था, और यहाँ पर एक स्टेप पूरा हुआ है तो हम एक स्टार का चिन्ह बना लेंगे पहचान के लिए। अब 8 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना है कि 32 से ज्यादा न जाए, तो 4 बार पढ़ेंगे, 8 चौक 32। अब घटाएंगे तो हमारे पास 0 शेष आ जाएगा। और इस भाग को भी आपको पता है हमें तब तक करना होता है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब बहुत ही आसानी से शेषफल 0 आ चुका है हमारा। अब हम यहाँ पर एक और काम करेंगे जिसकी वजह से हमारा सवाल पूरा होगा, और वो चीज है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A = BQ + R, जहां 0 से बड़ी या बराबर है R की वैल्यू और उससे भी बड़ी है B की वैल्यू। इससे हमें यहाँ पर इस भाग को प्रूव और करना है, तब हमारे सवाल का आंसर पूरा आएगा, वरना गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे ही छोड़ जाए तो हम यहाँ पर लिखेंगे चरण 1। तो यहाँ पर जब हमने भाग दिया था तो A क्या था हमारा 616, बराबर लगाएंगे B क्या था हमारा जिससे भाग देते हैं, यानी कि 32 गुणा Q कितना है हमारा 19 प्लस R हमारा 8 है। इसीलिए मैंने ये स्टार बनाया क्योंकि मुझसे यहाँ पर मिस्टेक हो गई, मैंने ये वाला 29 लिख दिया, ये गलत कर दिया। इसीलिए आपको स्टार बना के रखना है क्योंकि स्टार बनाने से ना सहूलियत हो जाएगी कि हमें कौन सा शेषफल लेना है। तो 8 हमारा शेषफल है जो कि नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 8 0 के बराबर नहीं है। तो चरण 2 पे जाएंगे और चरण 2 में क्या है कि A हमारा 32 है, इसको लिखेंगे, फिर बराबर लगाएंगे, B हमारा 8 है ये वाला, गुणा Q हमारे पास 4 है प्लस R हमारे पास है 0। और ये संख्या बिल्कुल प्रूव हो गई है क्योंकि 32 है और 8 चौक 32 होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि शेषफल 0 = 0, यानी कि हमारा जो शेषफल था वो 0 के बराबर आ चुका है। तो बस हमें यहीं पर अपना काम खत्म कर देना है। अब सिंपली हमें एक चीज लिखनी है HCF। सबसे पहले आपको भाग करना है, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रूव करना है, फिर लिखना है HCF। अब HCF हम उस संख्या को लिखते हैं जिससे भाग करने पे 0 बनता है। तो हमने 8 से 32 में भाग किया था तो 0 बना, तो हमारा HCF 8 होगा। इसका मतलब
यहाँ पर हम कहेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ये आपको इस तरीके से आंसर में लिख देना है। ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले भाग करना है, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगानी है, जिससे 0 बनेगा वो मासा यानी कि HCF होगा, और फिर हम लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4 अगर आपकी समझ में आ गया तो प्रश्न नंबर 5 अपने आप हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि सारा राज इसी के अंदर छिपा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत भी दे रखा है। यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप का होगा। इस तरीके से ये हमसे पूछ रहा है। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। हमारे पास ये सवाल दे रखा है, बस आपको एक ही चीज समझनी है इसमें, तो वर्ग का मतलब कोई भी ऐसी संख्या, जैसे हमारे पास लिखा है 2, तो 2 का वर्ग निकालेंगे तो ऐसे लिख देंगे 2 × 2 यानी कि 4। अगर 3 लिखा है और 3 का वर्ग निकालना है तो 3 का वर्ग हिंदी में ऐसे लिखेंगे, या 3 के ऊपर 2 की घात चढ़ा देंगे और 3 × 3 यानी कि 9। ऐसे ही अगर x लिखा है और x का वर्ग पूछ रहा है तो x का वर्ग का मतलब है x × x यानी कि x²। ये होता है वर्ग। अब धनात्मक क्या होता है? धनात्मक का मतलब होता है प्लस, और पूर्णांक का मतलब कोई भी संख्या, जैसे 2, 3, 4, -3 +6, इस टाइप की जो भी संख्या होती है वो सारी हमारी पूर्णांक होती हैं। हम लोग हल में लिखेंगे माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हम इसे 3q, 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। ये आपको संकेत में भी दे रखा है, और ये क्यों लिख रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि a = bq+r हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। अब मान लो कि r की वैल्यू 1, 2, 3 है, इस टाइप से है, तो r की जगह तो हम 1 लिख देंगे, और q की जगह कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी है, और b की जगह मान लो 3 है, तो हम लिख सकते हैं a = 3q+1, क्योंकि r की वैल्यू 1 लिख दी, b की जगह 3 लिख दिया। 3q+1 यहां से बना है। हमें सिद्ध क्या करना है? x का वर्ग, क्योंकि हमने जो भी धनात्मक पूर्णांक माना है x, उसका वर्ग करना है। और वर्ग हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो हिंदी में लिख दो x का वर्ग, या गणित में लिख दो x², और उसको 3m या फिर 3m+1 के रूप में सिद्ध करके दिखाना है। जब हमने इसमें माना था x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हमने लिखा है 3q, 3q+1, यानी कि जैसा यहाँ पर दे रखा है 3m+1, सेम हमने इसमें लिखा है, बस ABCD में से m और q बदल दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे x = 3q, क्योंकि x मानने तो ये दोनों वैल्यू बराबर हुई, तो x = 3q भी लिख सकते हैं और x = 3q+1 भी लिख सकते हैं, जो कि ऊपर भी लिखा जा रहा है m के लिए। तो अब x = 3q, तो अब इसका वर्ग करना है हमें, क्योंकि अभी हमने सीखा है वर्ग कैसे करते हैं। x² लिखेंगे तो इनका भी स्क्वायर करेंगे, तो 3 के ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे और q के ऊपर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो 3 का स्क्वायर बनेगा 9, अभी बताया था मैंने, और q का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है। अब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, बीच में गुणा लगा दूं तो 3 × 9 हो जाएगा। तो इस वाली संख्या को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, और ये मेरे पास ऐसा ही रहा। अब तो हम लिखेंगे माना 3q² = m, क्योंकि 3q² की जगह पर हम m रख लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी? x² = 3, तो ऐसा ही रहा ये वाला, और q² इसकी जगह पर m आ गया, तो 3m। तो उसने हमसे सबसे पहले यही वाली बात पूछी थी कि 3m या 3m+1, तो हमने 3m तो प्रूव कर दिए, यानी कि एक वैल्यू तो हमने प्रूव कर दी। अब हमें प्रूव करनी है 3m+1, तो हम लिखेंगे x = 3q+1, कोमा लगा देंगे, और इसका वर्ग करेंगे तो x² = 3q+1 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि अब दो संख्याएं तो उनके ऊपर घात चढ़ा देंगे। अब इसको आइडेंटिटी से खोलेंगे। आइडेंटिटी कौन सी होती है? सर्वसमीका a + b का होल स्क्वायर, तो हम लिखते हैं a² + 2ab + b² से, क्योंकि a की जगह तो ये है 3q और b की जगह हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x² = a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, q का स्क्वायर q² रहेगा, +2 गुणा, ये गुणा में है, a कितना है 3q, गुणा b कितना है अपने पास 1, प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी x² = 9q², 2 × 6, तो हो जाएगा 6q, +1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। अब इसको ना हमें बनाना है 3m+1
1 के रूप में ये हमें बनाना है। तो किस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ से 3 को कॉमन निकाल लो सब में से, तो 3 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3q² प्लस, कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग करना, और 3 का भाग 6 में करेंगे तो 2q बचेगा, और इस वाले 1 को अलग लिखा रहने देंगे। दोबारा समझो, देखो क्या है कि मैंने 3 बाहर निकाला है, बाहर का मतलब है कि भाग करना है, तो 3 का भाग 9 में करूंगा तो क्या मिलेगा 3 और q² ऐसे ही रहा, प्लस 3 का भाग 6 में करूंगा क्या मिलेगा मुझे 2 और q अपने पास ऐसे ही रहा, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूंगा और ये 1 ऐसा ही रहा, मैंने इससे कुछ नहीं किया। अगर मैं इस वाली वैल्यू को m में बदल दूंगा तो 3m + 1 हो जाएगा, और यही हमसे हमारे सवाल में प्रूव करवा रहा था कि भैया 3m + 1 प्रूव कर दो किसी भी संख्या का स्क्वायर। तो देखो ये x एक संख्या थी जिसका वर्ग है x² और हमने 3m + 1 को प्रूव कर दिया यहाँ पर। बस आपको कुछ इसी तरीके से करना है और आपको टीचर पूरे नंबर दे देंगे, और इसमें कैलकुलेशन और फॉर्मूले हैं तो आपको बहुत ध्यान से करना है, समझ समझ कर। प्रश्नावली 1.1 का 5वां सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। ये 5वां सवाल चौथे सवाल की तरह ही है, बिल्कुल सेम। उसमें वर्ग पूछा था, इसमें घन पूछा है। ध्यान से समझो क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो पता ही होगी, a = bq + r होती है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस की संख्याएं। घन का मतलब समझ लीजिए आप, पहले 3 है तो 3 का घन ऐसे लिखा होगा, 3 का घन हिंदी में, या फिर गणित में लिखेंगे तो 3 के ऊपर 3 की घात चढ़ा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 × 3 यानी कि 3 बार लिखेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से 2 लिखा है और 2 का घन पूछ रहा है, तो 2 का घन का मतलब है 2 के ऊपर 3 की घात, और 3 की घात को इस तरीके से लिखेंगे यानी कि 2 को 3 बार, तो आंसर आ जाएगा 8, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8। ये होता है घन। वर्ग होता तो वर्ग में किसी भी संख्या की घात 2 बार होती है यानी कि 4 आ जाएगा इसका आंसर 2 का। अब ये समझ में आ गया तो समझ लो सवाल हो गया। फिर वो कह रहा है कि भैया जो भी तुम संख्या को मानोगे उसका घन करने पर आंसर 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होगा या होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे जो कि पिछले वाले सवाल में भी दे रखा था हमें, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x की जगह पर आप y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं अल्फाबेट में से, बस पहले से इस्तेमाल ना हुआ हो कोई भी मान सकते हैं। तो हमने लिखा माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हम इसे 3q + 1 के रूप में लिख सकते हैं, या फिर 3q + 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। 3q + 1 3q + 2, और इसमें b = 3 होगा क्योंकि फॉर्मूला होता है a = bq + r। तो ये b बराबर कितना दे रखा, 3 3 3, तो हमने यहाँ लिख दिया b = 3। अब हमें सिद्ध क्या करना है, x का घन यानी कि जो भी हमने संख्या मानी है उसका घन। अब x का घन हिंदी में लिख दो या गणित में लिख दो, x³ को 9m, 9m + 1 9m + 8 के रूप में सिद्ध कर देना है। यही हमारा सवाल है और अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए हमने क्या माना था, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हम इसे 3q + 1 3q + 2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर वर्ग होगा तो 2 संख्या लेंगे, लेकिन घन होगा तो 2 ये हो गई और एक ये वाली भी हो गई 3q + 2, 3 ले लेंगे। तो अब इसका मतलब है कि x की वैल्यू ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो हम पहले लिख रहे हैं x = 3q, ठीक है। अब इसका घन करना है। अब x का घन करेंगे तो x के ऊपर 3 की घात चढ़ा देंगे। अब 3 की घात इसके ऊपर चढ़ा रहे हैं तो इसके ऊपर भी चढ़ानी पड़ेगी, तो 3 के ऊपर भी 3 की घात और q के ऊपर भी 3 की घात, तो 3 के ऊपर 3 की घात बनेगी 27, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है, और क्यूब के ऊपर 3 की घात ऐसी रहेगी। उसके बाद में 27 को कैसे लिख सकते हैं, 9 × 3 और क्यूब के ऊपर 3 की घात। हमें पहली चीज क्या प्रूव करनी है, 9m। तो यहाँ पर अगर मैं इस सारी वैल्यू को जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ इसे m मान लेता हूँ तो 9m हो जाएगा ना। तो मैंने लिखा माना 3q के ऊपर 3 की घात बराबर m, तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी x³ बराबर में 9m। ये हमने प्रूव कर दिया। तो पहला काम तो हमारा हो चुका है 9m। अब बचे ये दो, 9m + 1 और 9m + 8, इसको भी प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे x = 3q + 1, क्योंकि पहला 3q लिखा था, अब 3q + 1 लिखेंगे। तो अब x का ना घन करेंगे, तो घन करने के लिए x के ऊपर 3 की घात चढ़ाएंगे, तो ये जो भी संख्या दे रखी है इसके ऊपर भी 3 की घात चढ़ा देंगे। अब ये एक सर्व समीका बन गई, जैसे इसे मानो a और इसे मानो b, तो एक सर्व समीका होती है a + b का होल क्यूब,
क्योंकि प्लस दे रखा है और 3 की घात है तो 3 की घात है। तो इसको कैसे खोलते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इससे कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो एक्स क्यूब तो ऐसे ही रहा, बराबर में पहले करेंगे 3 का क्यूब यानी कि 27 होगा, और क्यू का क्यूब करेंगे तो क्यू के ऊपर 3 की घात चढ़ जाएगी, प्लस लगा देंगे 1 के ऊपर 3 की घात लिख देंगे क्योंकि b का क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले में दे रखा है a स्क्वायर कितना है, यानी कि ये जो संख्या दे रखी है हमें 3q, इसका स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर गुणा b कितना है हमारे पास 1। ठीक है, फिर लगाएंगे प्लस प्लस, फिर कह रहा फॉर्मूले में 3 तो 3 गुणा a कितना है 3q, ठीक है, गुणा 1 का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर। अब इसको अच्छे से सॉल्व करना है हमें, तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी 27 q का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 27, 27 एकम 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 3 9, 9 एकम 9 और q ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है सर 9m प्लस 1 प्रूव करना है। तो अब 9m प्लस 1 किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, सबसे पहले चाहिए हमें 9, तो एक्स क्यूब ऐसे ही रहा बराबर, अगर हम इसमें से 9 को कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन का मतलब होता है भाग करना, तो 9 का भाग 27 में करेंगे तो 3 बचेगा और क्यूब का क्यूब ऐसे ही रहा, प्लस 9 का भाग 27 में करेंगे 3 बचेगा, क्यूब स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस 9 का भाग 9 में करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का गुणा क्यू में करेंगे तो क्यू बचेगा। अब ये वाला जो 1 है मैं इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर रहा हूँ, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप एक चीज देखिए, मुझे 9m प्लस 1 प्रूव करना है, तो अगर मैं इस सारी वैल्यू को जो ब्रैकेट के अंदर बंद है m मान लेता हूं तो मेरा काम तो हो गया ना, क्योंकि मुझे 9 मिल गया, इस सब की जगह पर m लिख दूंगा और प्लस 1, 9m प्लस 1, ये अपना काम हो जाएगा। तो मैंने बस यही किया है, माना 3 q के ऊपर 3 की घात प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर में m को इन सब की जगह पर रख देंगे तो आंसर बनेगा x क्यूब बराबर 9m प्लस 1। तो देखो x एक संख्या थी जो हमने मानी थी और उसका घन करने पर 9m प्लस 1 मिल रहा है, यही हमारा सवाल था। तो हमने इस दूसरे को भी प्रूव कर लिया। अब बचा हमारे पास 9m प्लस 8, इसको और हमें प्रूव करना है। ये कैलकुलेशन में थोड़ा ज्यादा है सवाल। अब तीसरी संख्या हमने क्या मानी थी, x बराबर 3q प्लस 2, सिंपल। अब इसका घन करेंगे तो घन करने के लिए हम वही रूल अपनाएंगे, x क्यूब लिखेंगे बराबर में 3q प्लस 2 का क्यूब लिख देंगे, घात यानी कि 3। अब ये फिर से वही आइडेंटिटी है जो पहले लगाई थी, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब हम ना इसमें वही चीज लगाने वाले हैं, x क्यूब बराबर 3q का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27 और q की घात 3 प्लस 2 का क्यूब करेंगे 8, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था 2 के ऊपर 3 की पावर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 लिख देंगे प्लस। अब 3 फॉर्मूले में दे रखा है गुणा a स्क्वायर यानी कि 3 3 9 q स्क्वायर गुणा b कितना है हमारे पास 2, तो 2 लिख देंगे प्लस 3, ऐसा ही फॉर्मूले में दे रखा है गुणा a की वैल्यू कितनी है 3q लिख दी, गुणा b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। उसके बाद में ये 27 q की पावर 3 ऐसे ही रहेगा, प्लस जो q के साथ है उनको पहले लिख रहे हैं, 8 को लास्ट में लिख रहे हैं, 9 3 27 दूनी 54 q स्क्वायर प्लस 3 3 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9 चौक 36 प्लस 8। अब हमें करना क्या है कि हमें प्रूव करना है भैया 9m प्लस 8, ये हमें प्रूव करना है सवाल में। तो देखो 8 तो हमें दे रखा है प्लस का, तो 9m और करना है, तो 9 कॉमन ले लेंगे हम इन सब में से, जैसे पिछले सवाल में लिया था। x क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब है भाग करना है 9 से, तो 9 से 27 में भाग करेंगे तो 3 मिलेगा, q की घात 3 ऐसे ही रहेगी, प्लस 9 का भाग 54 में करेंगे तो 6 मिलेगा, तो q स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस 9 का भाग 36 में करेंगे तो 4 मिलेगा, क्योंकि 9 चौक 36 होता है, q ऐसा ही रहा। और प्लस के 8 से कोई छेड़छाड़ नहीं करी क्योंकि इसके साथ में q नहीं है। अब अगर मैं q का अंदर गुणा कर दूंगा तो फिर से यही वैल्यू बन जाएगी, जैसे 9 3 27 9 6 54 9 चौक 36, इस तरीके से। अब ये जो सारी वैल्यू आपको दिख रही है इतनी सारी, अगर मैं इसको m मान लूंगा तो 9m प्लस 8 हो जाएगा ना। तो बस मैंने यही किया है, 3q की पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m, तो इस सब की जगह m मान लेंगे, तो x क्यूब बराबर 9m प्लस 8, ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो इसमें 3 चीज प्रूव करवाई थी, पहली करवाई थी 9m, दूसरी करवाई थी 9m प्लस 1 और तीसरी करवाई थी हमारे पास 9m प्लस 8। साफ सुथरे तरीके से हमें लिखना है, टीचर आएंगे चेक करेंगे और हमें पूरे नंबर दे देंगे। और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।